है बाकी, जाने भी दे ऐ दिल। सबको मेरा सलाम, हो मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम, हो मैं चला, मैं चला, महफिल से ना आम, हो मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम। शायर दर्द भी अगर अपना उड़ेलना चाहता है अपने शेरों में तो संगीत बड़ा जरूरी है। 7 सुरों में ढाल के वो अपने दर्द को जमाने के सामने पेश करता है। सुर में जब ढल जाता है दर्द तो बन जाती है गजल, और वो गजल जब हम सुनते हैं तो कहते हैं वाह वाह क्या बात है। और आज हमारे इस एपिसोड में हमारे कवि क्या धमाल करने वाले हैं बताएंगे जरा। कवि महोदय आएंगे, कविताएं गुनगुनाएंगे, गजल गाएंगे, संगीतमय हो जाएंगे और सबको हंसा के कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तालियां। और इन्होंने जो कहा है अगर वो समझ में ना आए तो जरा देख लेंगे वो क्या करेंगे। एक संगीत सम्मेलन चल रहा था तो आदरणीय भाई ने पूछा कि ये जो महिला संगीत प्रस्तुत कर रही हैं गाते गाते अपने नेत्र बंद क्यों कर लेती हैं। हमने कहा कि इनसे श्रोताओं का दुख देखा नहीं जाता। मेरे सेल फोन में बैलेंस भेजो कहती है मुझको, अच्छा नहीं भेजूं तो वो मुझको परेशान हाल करती है। मुझे उल्लू बनाती है मेरी माशूक रोजाना, मेरा बैलेंस लेके दूसरे को कॉल करती है। बैठे बिठाए समस्या हुई खड़ी, पत्नी के ऊपर पड़ोसी की दीवार गिर पड़ी। अच्छा पहले तो हंसी आई, इसलिए आई कि कोई दीवार ऐसी है वो पत्नी को भी शिकार बना सकती है। कि मांगा था दहेज जितना भी मंगवाया है सब उतना ही, फ्रिज टीवी और टेप रिकॉर्डर बनवाया है देकर ऑर्डर, और बाप की है दुकान तुम्हारे स्वागत में, आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। अर्ज किया है कि मेरी गली में एक पड़ोसन नागन इच्छाधारी है। उसकी सपेरे और नेवले से अच्छी खासी यारी है। ओहो चाहे गजल के शेर कहो तुम, चाहे हजल के शेर कहो, इसमें भी झक मारी है और उसमें भी झक मारी है। जीवन में संगीत बड़ा जरूरी है और कविता तो संगीत के बिना अधूरी है। तो आइए मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है हमारे उन साथियों के लिए जो हमारे समक्ष बैठे हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे पहले टिपिकल जगत्यालवी जी मुझे इस तरह से घूर रहे हैं जैसे मैं घर में न पहुंच पाया हुआ 12वां सिलेंडर हूँ। लेकिन टिपिकल जी अपना परिचय 2 पंक्तियों में गा के ही देना पड़ेगा भाई, संगीत वाला मामला। आग नफरत की मोहब्बत से बुझा देता है, जख्म आ जाए तो मरहम भी लगा देता है। क्या बात है। एक ऐसा भी टिपिकल है जहां में यारो, क्या बात है, रोने वालों को एकदम से हंसा देता है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। टिपिकल साहब क्या बात। अब टिपिकल साहब के साहब हमारे ये जो दोनों बैठे हुए हैं जोड़ी, वाह 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 भाई, ये जो दोनों को वितरण किया है बालों का, लेकिन कहीं कोटा ज्यादा दे दिया और जहां जरूरत थी वहां नहीं दिया, ये बड़ा गड़बड़ मामला है। लेकिन जिनको बहुत जरूरत है, जो शर्मा रहे हैं, उनका नाम भी शर्मा है, अशोक शर्मा, जो दिल्ली से हमारे बीच में आते हैं। और जो उनके पास जो बैठे हुए हैं ये फारूक सरल हैं, जो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में एक कस्बा है, वहां से आते हैं और मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीधे हंस पड़े और हाथ भी जोड़ लिए। चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? और संगीत का मामला है तो जरा गा के बताइए कि क्यों इस तरह से हाथ क्यों जोड़ लिया आपने?
लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। आप ऐसे बोल रहे थे जैसे किसी के घर के जाके कह रहे, आ दे दो रोटी मुझको, तुझे मेरे। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो फारूक सरल, अशोक शर्मा और टिपिकल जगत्याल जी, आप तीनों यहाँ बैठे हैं, तो आप डिसाइड कीजिए आप तीनों में से सबसे पहले कविता पढ़ने कौन आएगा, बताइए। अच्छा अशोक जी, आप क्यों नहीं आना चाहते, अब ये बताइए। मैं देखना चाहता हूँ पहला चावल कितना पकता है। उसके बाद अपनी दाल गलेगी कि नहीं गलेगी। अपनी दाल गला लेंगे। क्या बात है भाई अशोक शर्मा जी, आप भारत की राजधानी से आए, पता चलता है आप उस शहर से आए हैं जहाँ पे संसद है, बड़े चालाक हैं आप। आइए हम बुलाते हैं टिपिकल जगत्याली को, जोरदार तालियों के साथ। सभी दर्शकों को टिपिकल जगत्याली की जानिब से आदाब, सलाम, नमस्कार। आदाब। गजल से पहले 4 मिसरे समाप्त करें। इरशाद। मेरे सेल फोन में बैलेंस भेजो कहती है मुझको, अच्छा। नहीं भेजूं तो वो मुझको परेशान हाल करती है। मुझे उल्लू बनाती है मेरी माशूक रोजाना। मेरा बैलेंस लेके दूसरे को कॉल करती है। एक 4 मिसरे और समाप्त कर लें। जी इरशाद। मेरी सब जेब खाली करके कहती हो मुझे गुड बाय। गुड बाय। मेरी सब जेब खाली करके कहती हो मुझे गुड बाय। मेरे संग आज ही आना, यूं ही फिर कल नहीं कहना। ज़बां से आपके अच्छा नहीं लगता है ये जुमला। टिपिकल हूँ तुम्हारा मैं, मुझे अंकल नहीं कहना। 4 मिसरे और समाप्त करें। इरशाद। सख्त मुश्किल में पड़ गया यारो, सख्त मुश्किल में पड़ गया यारो, साथ रहता है छोकरा उसका। सख्त मुश्किल में पड़ गया यारो, साथ रहता है छोकरा उसका। वो बनी मेरी तीसरी बीवी, मैं भी शौहर हूँ दूसरा उसका। भाई क्या बात है, भाई बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक मुकम्मिल गजल समाप्त कर लें। जी इरशाद। बीमार हो गया हूँ मोहब्बत में हार के। अच्छा। बीमार हो गया हूँ मोहब्बत में हार के, पीटा पुलिस वालों ने कपड़े उतार के। कर्जों में मुब्तला है मगर शान देखिए। मतलब उधार खूब लिए हुए हैं, कर्जों में मुब्तला है मगर शान देखिए। कर्जों में मुब्तला है मगर शान देखिए। फिरते हैं सूट बूट में वो भी उधार के। और जाती हो क्यों बुढ़ापे में तुम ब्यूटी पार्लर। ये इधर हाँ ये शेर। जाती हो क्यों बुढ़ापे में तुम ब्यूटी पार्लर। आते नहीं पलट के वो दिन फिर बाहर के। और शेर मुलाजा करें कि तनख्वाह अगर नहीं दिए बीवी के हाथ में, तनख्वाह अगर नहीं दिए बीवी के हाथ में, घर से निकाल देगी वो बेलन से मार के। और मक्ता समाप्त करें कि बिच्छू के डंक जैसे हैं अशार सब मेरे। अशार शेर जी जो कहते हैं गजल में जो कहे जाते हैं। बिच्छू के डंक जैसे हैं अशार सब मेरे, क्यों छेड़ते हो मुझको टिपिकल पुकार के। भाई अशोक शर्मा जी आपने बहुत अच्छा किया कि टिपिकल जी को सबसे पहले हमने खड़ा कर दिया। आपको मालूम था कि भाई महफिल की शुरुआत बड़ी जोरदार होनी चाहिए और आगाज इन्होंने इतना कमाल का कर दिया है कि भाई अब आगे आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है बताइए। और आगे धमाल होने वाला है। ठीक था, क्या बोलते हो? It was very peppy and more, you know, it was
very warm feel. अशोक शर्मा जी आइए। इतने बढ़िया श्रोता हैं, कविताओं का आनंद ले रहे हैं जी। लेकिन कई बार श्रोता एक ऐसा ठस सामने मिल जाता है कि हंसकर ही नहीं देता। हाँ एक कवि सम्मेलन में हमने आधे घंटे तक हास्य कविताएं सुनाई, लेकिन एक श्रोता को हंसी नहीं आई। हाँ। हमने पूछा क्या बात है जनाब, वह बोला मानसिक तनाव। अच्छा। हमने कहा हमसे ज्यादा। सुनते ही उसने सिर धुना और बोला अच्छा पहले तू सुना। हमने कहा बेटा आज सुबह ही पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गए थे, लेकिन लौटते समय हमारी किस्मत ही फूट गई। ना जाने कब हमारी पुरानी नौकरानी ने हमें देख लिया और धच्च से आकर स्कूटर पर बैठ गई। हम नौकरानी को लेकर घर आ गए, पत्नी वहीं छूट गई। जब इस बात का एहसास हुआ तो उल्टे पांव हॉस्पिटल की तरफ भागे, तभी पड़ोसी आ गए आगे। बोले लगता है आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारी पत्नी को लेते जाइए, हम साइकिल से आ रहे हैं। अच्छा। अब मन में हड़बड़ी थी। उनकी पत्नी को लेकर जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। बोली अबे ओ दूसरों की पत्नियों के पत्नी डोहू वाहन। अबे ओ दूसरों की पत्नियों के पत्नी डोहू वाहन, दूसरों की पत्नियों को ही ढोता फिरेगा या अपनी पर भी ध्यान देगा। अब बता बेटा, इससे बड़ी टेंशन है तेरे पास? हाँ। सुनते ही वह हंसा और बोला यार तू भी खूब फंसा। यहाँ तो एक ही को ढोते 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 सर चकरा रहा है और तू तीन तीन को ढोकर आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। ये तो थी साहब प्राइवेट हॉस्पिटल की बात जी। एक सरकारी हॉस्पिटल भी होता है। एक बार मैं वहां भी फंस गया। क्या बात है। आधुनिक हथकंडों से युक्त सरकारी अस्पताल, उन पर बिछा हुआ दलालों का जाल, बाप रे बाप, भगवान ही बचाए। मरीज मरे तो मरे, उसका तीमारदार भी बचकर भागने ना पाए। बैठे बिठाए समस्या हुई खड़ी, पत्नी के ऊपर पड़ोसी की दीवार गिर पड़ी। अच्छा। पहले तो हंसी आई, इसलिए नहीं आई कि उसका चोट लग गई, इसलिए आई कि कोई दीवार ऐसी है वो पत्नी को भी शिकार बना सकती है। कि पहले तो हंसी आई, फिर औपचारिकताएं निभाई। मजबूरी होती है साहब। पत्नी को टैक्सी में डाला और भागे, पूरा परिवार पीछे था, हम आगे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर स्ट्रेचर पर लेटे एक व्यक्ति को जैसे ही छुआ, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। बोले स्ट्रेचर चाहिए? 50 रुपए लाइए। पूरे 8 घंटे वेट किया है, तब कहीं जाकर स्ट्रेचर लिया है। अच्छा। हमने कहा भैया तुम्हारा ये धंधा कब से चल रहा है? वह बोला अपना तो परिवार ही इसी से पल रहा है। ज्यादा बताएंगे तो आप ही का कलेजा हिलेगा। यकीन नहीं आता तो अस्पताल में घूम कर देख लो, अपना पूरा खानदान किसी ना किसी स्ट्रेचर पर लेटा मिलेगा। तभी किसी ने मारी कोहनी, पत्नी की तरफ इशारा करके बोला बुढ़िया दाखिल करानी है? बुढ़िया कराओ बोनी। हमने कहा क्या लोगे भैया? वह बोला 100 रुपया। हमने कहा 10 रुपए में तो हम खुद ही दाखिल करवा देंगे। वह बोला लगता है बुढ़िया को भी मरवा देंगे। अरे इतनी लंबी लाइन नहीं देखते, आगे पहुंचते पहुंचते आपकी कमर ही झुक जाएगी। जब तक आप आगे पहुंचेंगे तब तक तो आपकी बुढ़िया ऊपर पहुंच जाएगी। हमने कहा हमारा दिमाग मत चाटो। वह गया और एक पुलिस वाले को ले आया। बचा कुचा दिमाग उस पुलिस वाले ने खाया। क्यों वे इसे कहाँ मार लाया? हमने कहा सिपाही जी यह हमारी पत्नी है और आपको पता है इस समय हम पर क्या गुजर रही है। वह बोला सच सच बता दे कितना छोड़कर मर रही है? बहुत बढ़िया बहुत। सच सच बता दे कितना छोड़कर मर रही है? इसके पास नकदी और जेवरातों की कितनी सीमा है और इसके नाम से कितने का बीमा है? या इसके माता पिता से इसके हिस्से में कितना आना है और तेरा किस किस महिला से यार आना है? सच सच बता दे वरना पुलिस केस बनेगा। ये तो मरेगी मरेगी, साथ में तू भी मरेगा। अंदर जाकर देखा तो यह भी सच था, पूरा हाल मरीजों से ही खचाखच था। किसी का मरीज कहीं था, सामान कहीं था, पांव रखने को स्थान भी नहीं था। एक बिस्तर पर 3-3 पड़े थे। जिनको जगह नहीं मिली वो ग्लूकोज की बोतल लेकर हाथ में खड़े थे। एक व्यक्ति मारे दर्द के तड़फड़ा रहा था, लेकिन डॉक्टर नर्सों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। ओए होए। और दूसरा मरीज की हालत हद से ज्यादा बिगड़ रही थी और नर्स टीवी के आगे बैठी मैगजीन्स पढ़ रही थी। बहुत अच्छे। एक अन्य मरीज के सिरहाने खड़े 2 व्यक्ति आपस में बतिया रहे थे। बोले यार लगता है अब ये भी जाने वाला है, इसके लिए भी स्ट्रेचर लाना पड़ेगा। दूसरा बोला ना, ये जो ट्रॉली खड़ी है ना इसी से काम चल लेगा। ज्यादा दिक्कत होगी तो इसकी गठरी बनाएंगे और खींचकर मुर्दागिरा तक ले जाएंगे।
तभी मरीज की आवाज आई, मेरे भाई मैं आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, आप तो मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं खुद ही चला जाता हूं। बहुत अच्छे। मुर्दा घिरे के बाहर एक व्यक्ति ना बोल रहा था ना हिल रहा था, कारण उसका मुर्दा ही नहीं मिल रहा था। अस्पताल के कर्मचारी उससे समझा रहे थे कि इतना मत घबराइए, इतने सारे मुर्दे पड़े हैं, जो भी पसंद आए ले जाइए। क्या बात है। खैर हम भी रोते पीटते घर आए, देखा तो चकराए, हमारी पत्नी मरी नहीं, साक्षात जी रही थी और चारपाई पर बैठी हुई हल्दी का दूध पी रही थी। बहुत अच्छे। तब से हमने फैसला लिया और ये कसम ली कि आज के बाद इस चक्कर में कभी नहीं आएंगे, और अब के हमारी पत्नी मरे या जिए, लेकिन भूल कर भी सरकारी अस्पताल नहीं जाएंगे। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। अस्पतालों में कई बार ऐसे किस्से हो जाते हैं, जैसे एक साहब थे ऑपरेशन से बड़ा डरते थे और उनका ऑपरेशन होने वाला था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उनकी बीवी बैठी हुई थी, बोले आप जाओ चिंता मत करो। अब अंदर से दौड़ते, अरे नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। अरे मतलब क्या हुआ क्या? नर्स अंदर बोल रही थी कि डरिए मत, पहले ऑपरेशन में कुछ नहीं होता, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, सब भगवान ठीक करेगा। तो बीवी बोली ठीक ही तो कह रही थी, इसमें डरने की क्या बात है? बोले मुझसे नहीं, डॉक्टर से कह रही थी। अब अगर हाल ऐसा हो तो क्या किया जाए फारूक साहब? लेकिन जिंदगी में इलाज कराना जरूरी है। क्या है? इलाज कराना तो कराइए। किसी अस्पताल में जाइए और अपना इलाज कराइए, फिर यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ कविता है, शायरी है, शेर है, सुर है, रदीफ और काफिये हैं, बहरे हैं, गजलें हैं, सुनने हैं, सुनाने वाले हैं, और हम सब अब उनके लिए तालियां बजाने वाले हैं। जो आएंगे आएंगे लखीमपुर खीरी से आएंगे, दे आएंगे 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 लखीमपुर खीरी से आएंगे, आएंगे 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 लखीमपुर खीरी से आएंगे। मैं एक स्वागत गीत पढ़ने जा रहा हूँ। स्वागत। बारातियों के स्वागत में कन्या के पिता के द्वारा लिखा हुआ स्वागत गीत, अभिनंदन पत्र सुनिएगा। कि आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में लिखूं मैं स्वागत गान, तुम्हारे स्वागत में। बहुत अच्छे। पहला स्वागत उठने बैठने की व्यवस्था, कि कैसे करूं आपकी खातिर, वाह। कुर्सी मेज मसहरी हाजिर, मखमल गद्दा रेशम चादर, बैठो है फादर के फादर, और सजे हुए सामान तुम्हारे स्वागत में। आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। उसके बाद नाश्ते का इंतजाम। नाश्ते का इंतजाम। लड्डू और जलेबी खाओ, कुछ खाओ कुछ घर ले जाओ, रसगुल्ले ताजे मंगवाए, देशी घी में गए बनाए, और शुद्ध सरल मिष्ठान तुम्हारे स्वागत में। क्या बात है? आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। केले एक सांस में 12, खाओ गिनकर सेब 18, 1 किलो नमकीन चबाओ, कुल्हड़ 20 चाय पी जाओ, क्या बात है? और सूक्ष्म है ये जलपान तुम्हारे स्वागत में। सूक्ष्म है जलपान। भाई बहुत अच्छे। तुम्हारे स्वागत में। अगर आप हैं शाकाहारी, तरह तरह की है तरकारी, आलू मटर टमाटर गोभी, क्या बात है साहब? मन चाहे तुम खाओ जो भी, यह पूरी पकवान तुम्हारे स्वागत में। आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। अगर आप शाकाहारी तो डोगा सिस्टम चलता है जी, कि अपने हाथ परोसो काढ़ो, अंडे मुर्ग मुसल्लम झाड़ो, तरह तरह के हैं ये व्यंजन, बाकर ख्वानी और मुतंजन, बिरयानी और नान तुम्हारे स्वागत में। आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में।
समधी जी का अंतिम स्वागत। जी, जी, क्या बात इसके है। बिना सारे स्वागत बेकार माने जाते हैं। उसकी भी पूरी व्यवस्था कि मांगा था दहेज जितना भी मंगवाया है सब उतना ही, फ्रिज टीवी और टेप रिकॉर्डर बनवाया है देकर ऑर्डर, और बाप की है दुकान तुम्हारे स्वागत में आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। कि लेमन डिनर और टी सेट है जो भी है सो बेटर बेस्ट है, सोफा सेट और फार्म का गद्दा, बैठो एसी कार में दद्दा, और नकद कभी है ध्यान तुम्हारे स्वागत में आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। ये रकम 20 लाख है पूरी, लो समधी जी भरो तिजोरी, यदि चाहो कुछ और मंगा दूं घर भी आपके नाम लिखा दूं। क्या बात है? पूरे कर लो अरमान अब हाजिर है जान, ले लो मेरे प्राण हम तो चले शमशान तुम्हारे स्वागत में। तो क्या छेड़ी है तान हमारे स्वागत में, क्या गाया है गान हमारे स्वागत में, जीत लिए हैं प्राण हमारे स्वागत में। भाई बहुत अच्छे। तो आप सबने खूब सुनाया, सुन के बहुत मजा है आया, सबने मिलके ताली बजाई, हर लब पे मुस्कान है छाई। क्या बात? आगे और हंसी का है इंतजाम तुम्हारे स्वागत में, लेकिन इस वक्त अल्प विराम तुम्हारे स्वागत में। स्वागत है फिर से आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है संगीत। संगीत की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने कमाल किया, आपने सुर छेड़े तान छेड़े। अगर अच्छा संगीत का रूप बदल दिया जाए तो अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे कितना खूबसूरत गाना है हमारी हिंदी फिल्मों में, तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तुम चरागों से लो जा रही थी। क्या बढ़िया गाया। अब हमारे एक मित्र हैं, उनका बिजनेस था ट्रेन में गाने का। अब उन्होंने गाया ट्रेन में कि तुम आ गए हो और नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। तुम आ गए हो और नूर आ गया है, तो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे। ट्रेन में चल रहा है, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर गए मुसाफिर, आगे कि सुनी है दिल की राहें और खामोश है निगाहें, और नाकाम हसरतों का उठने लगा जनाजा, चारों तरफ लगे बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले। उतर गया, ट्रेन से उतर गया, निकल लिया। कुछ लोग होते हैं जो जीवन का संगीत इस खूबसूरती से निभाते चलते हैं कि जहां भी जाते हैं सुर ही सुर होते हैं। हिंदी हास्य व्यंग के मंचों पे हमारे कुछ ऐसे सारथी रहे, कुछ ऐसे कवि रहे जो व्यंग और हास्य के स्तंभ रहे, चाहे वो शैल चतुर्वेदी जी हो या माणिक वर्मा जी हो। उस पीढ़ी के एक ऐसे कवि हमारे साथ हैं जिन्होंने हास्य को एक नई दिशा दी। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद मेरे व्यक्तिगत निमंत्रण पे वो आज यहाँ तक आए और हमारे विशेष मेहमान बन के आज यहाँ कविता सुनाएंगे। क्या बात? श्री सुरेश उपाध्याय। जिस तरह आप यहाँ इस कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं, इस तरह से आपने संगीत सम्मेलन भी देखे होंगे, सुने होंगे, जी। भोगे होंगे,
भागे होंगे, भागे होंगे। क्योंकि संगीत सम्मेलन कई बार ऐसे भी हो जाते हैं कि लोग बाग भाग खड़े होते हैं जी। ऐसा ही एक संगीत सम्मेलन चल रहा था, तो आदरणीय भाई ने पूछा कि ये जो महिला संगीत प्रस्तुत कर रही हैं, गाते गाते अपने नेत्र बंद क्यों कर लेती हैं? हाँ। हमने कहा कि इनसे श्रोताओं का दुख देखा नहीं जाता। जिस संगीत सम्मेलन में श्रोताओं का दुख न देखा जा रहा हो, ऐसे संगीत सम्मेलन की ये रपट है जी। कविता का शीर्षक है कि संगीत सम्मेलन यानी बाजू बंद खुल खुल जाए। बाजू बंद खुल खुल जाए। कि संगीत का शौक हमें भी है, संगीत का शौक हमें भी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बेचारी जनता को 2-2 घंटे तक लगातार सताया करे। संगीतकारों से हमारा पहला निवेदन है कि वे अपने तबले, तानपुरे और सितार अपने घर से तान कर लाया करें। एक तो घंटा 1.5 घंटा वैसे ही लेट आते हैं, हाँ। ऊपर से मंच पर आसन जमाते ही हथौड़ा लेकर बैठ जाते हैं। बेरहमों को, गरीब सुनने वालों पर जरा भी रहम नहीं आता। कमबख्त एक ही लाइन को रात रात भर गाते हैं। कोई आदमी शादी करता है, एक बीवी अपने घर लाता है और फिर उसे अपने साथ जिंदगी भर रखता है। ये बात समझ में आती है, हम इसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन गीत की लाइन कोई बीवी तो है नहीं यार। लेकिन गीत की लाइन कोई बीवी तो है नहीं यार, जो एक बार पकड़ी तो छोड़ी नहीं। लाइन तो लाइन है, आप दूसरी लाइन पर भी आलाप मार सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन तो मत पकड़े रहो मेरे प्रभु। आपकी सरकस से हमारी महफिल के अनेक श्रोता घर से धार सकते हैं। सही बात है। खैर, इस बात को जाने दो, अपने को गहराई में जाने की क्या जरूरत है। हाँ। अरे बजाने के लिए आए हो तो बजाओ। हाँ। मगर हे तबलची महाराज, तुम्हें बीच बीच में गद्दी से उचक कर सिर हिलाने की क्या जरूरत है? क्या सिर हिलाए बिना काम नहीं चल सकता? जो अपने सिर से घड़ी के पेंडुलम का काम ले रहे हो। हाँ, बहुत अच्छे। तुम्हारे सिर से अगर किसी बच्चे के झूले की रस्सी बांध दी जाए, तुम्हारे सिर से अगर किसी बच्चे के झूले की रस्सी बांध दी जाए, तो भगवान कसम शरारती से शरारती मुन्ने को 2 मिनट में नींद आ जाए। गद्दी से चिपक कर बैठ तो गए हो ऐसे जैसे जिंदगी भर अब तुम्हें कहीं जाना ही नहीं। हाँ। लेकिन अपने तानपुरे की कसम खाकर बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई 10-12 लाइनों वाला गाना नहीं है? हम जानते हैं कि तबले और तानपुरे को तान चुकने के बाद आप बंधे हुए बाजूबंद को खोलेंगे। हाँ हाँ हाँ। और गाएंगे बाजूबंद खुल खुल जाए। बाजूबंद खुल खुल जाए। सारी रात बीत जाएगी और आकाश में गुलाल छिड़कता हुआ दिन निकलेगा, मगर तुम्हारा ये बाजूबंद नहीं खुलेगा। कतई नहीं खुलेगा। अगर खुल जाए तो तुम्हारा बाजूबंद वहीं पे खत्म हो जाए। हाँ। इसलिए तुम इस बाजूबंद को हमेशा बांधे रहो। पुराने लोगों ने पुरानी फिल्म देखी होगी, बैजू बावरा, किस तरह से वो अपना संगीत प्रस्तुत करता था। बादल राग गाता था, वर्षा होने लगती थी। दीपक राग गाता था, दिए जल जाते थे। वो ही बैजू बावरा पता नहीं कैसे इसी टाइप के गाने गा गा कर मृगों को बुला लेता था, मृगों को। लेकिन 21वीं सदी है साहब, ये नया जमाना है साहब, और मत खींचो और मत अलाप भरो। तुम्हारे गले की नसें खींची जा रही हैं तांत की तरह, और खींचोगे तो फोकट में जान चली जाएगी। वो मृग बदमाश कभी नहीं आएगा, मिर्गी आ जाएगी। फिर क्या करोगे? कुछ समाज सेवक तुम्हारी तरफ दौड़ेंगे और तुम्हें अपना जूता सुंघाएंगे। समाज सेवक। माइक पर अनाउंस कर दिया जाएगा, द प्रोग्राम इज ओवर, और ओवर सुनते ही कमबख्त तुम्हें फिर होश आ जाएगा और तुम फिर गाने लगोगे बाजूबंद खुल खुल जाए। ये हास्य होता है जो सब टीवी का भी और हमारे इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य है। एक भी शब्द ऐसा नहीं जो आप परिवार के साथ बैठ के न देख सकें। अश्लीलता से परे हास्य क्या होता है, ये उदाहरण हम देते हैं सुरेश उपाध्याय की कविता के रूप में। So very true.
ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे और वाह वाह क्या बात है का कर्तव्य है कि हम उस पीढ़ी के सुरेश उपाध्याय को सम्मानित करें जिन्होंने हिंदी कविता को मंचों पर न सिर्फ लोकप्रिय किया बल्कि लोगों में उसे एक स्थान दिलाया, उसे सम्मान दिलाया। आज हम सम्मान करते हैं हिंदी हास्य व्यंग के एक बहुत श्रेष्ठ कवि सुरेश उपाध्याय जी का। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। तो हमें बड़ी खुशी है कि आज इस मंच पे वाह वाह क्या बात है में हमने सुरेश उपाध्याय जी को सम्मानित किया। और आप जानते हैं कि जब हम किसी कवि को यहाँ सम्मानित करते हैं उनके परिवार का कोई सदस्य उपस्थित रहता है और सुरेश जी के साथ आशा भाभी यहाँ उपस्थित है। तो मैं श्रीमती आशा उपाध्याय से अनुरोध करूंगा कि वो मंच तक आए। आशा भाभी स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितने वर्ष हो गए विवाह को? 41वां साल चल रहा है। 41वां 41। ओ वाह। तो 41 वर्षों का आपका सुरेश उपाध्याय जी का साथ, अगर एक पंक्ति में आपको कहना है तो क्या कहेंगी? मैं कहूँगी 95% तो इतनी खुशियाँ हैं कि शायद मैं बता ही नहीं सकती, उनको किताबों में ही लिख पाऊंगी। और 5% तकलीफ रही क्योंकि कवि सम्मेलनों के माध्यम से ये पूरे देश में महीने में 25 दिन बाहर रहते थे जी, तो इंतजार में और बच्चों को पालने में मेरा समय निकल गया। कभी 25 दिन पति घर से बाहर रहे तो कभी कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती थी कि आसपास कोई महिला? ना, शादी के तुरंत बाद ही इन्होंने मुझे घुमाना जो शुरू किया तो मेरा हनीमून अभी 62 साल में भी चल रहा है। देखिए खड़ी हूँ आपके सामने। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। पूरे देश का देशाटन करवाया और खुशियों का तो मैं अभिव्यक्ति नहीं है मेरे पास शब्दों में। आशा भाभी आप खुद बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ मैं लिखती तो हूँ। आपको कुछ 2 पंक्तियां कहनी हो तो आप क्या कहेंगी? तो ये छोटी सी एक गजल है। एक ऐसे नशे ने छुआ है, मन गुलाबी गुलाबी हुआ है। क्या बात है। देखिएगा सरिस हवा का, गुलमोहर तक शराबी हुआ है। क्या बात है। मन गुलाबी गुलाबी हुआ है। एक पूरा का पूरा समंदर एक कश्ती में डूबा हुआ है। क्या बात है, वाह 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 वाह। 7 रंगों रंगी चुनरी पर प्यार का रंग हावी। क्या बात है, बहुत अच्छे। 40 वर्ष बाद भी एक भारतीय स्त्री अपने पति के लिए ये कहे कि जीवन के 62वें वर्ष में भी हनीमून चल रहा है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? यही बेहतर सुख और इस बेहतर सुखद क्षणों की हम कामना करते हैं। लेकिन सोचिएगा कि अभी हम कहीं जा नहीं रहे, हम बस यूं गए यूं आए और कर रहे हैं ऐसा कमाल का धमाल कि आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन अभी हम उसका नहीं बताएंगे नाम। इस वक्त एक अल्प विराम। लौटा है फिर से हम उस कार्यक्रम में जिसका नाम वाह वाह क्या बात है। क्या बात है। आपका साथ है, हमारा साथ है, कवियों का साथ है। लेकिन अब हम उनकी बात करने जा रहे हैं जिन्हें जिंदगी में बड़ी परेशानियां हैं, गम है, दुख है, लेकिन फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट है। यानी भारत का वो आम आदमी जो जहां भी रहे, कहीं भी रहे, जैसे भी रहे, कैसे भी रहे, लेकिन कविता जरूर सुनाता है। पूछिए कैसे? कैसे? ऐसे। वो इश्क तो करती है पर जुनून नहीं करती, वो कत्ल तो करती है पर खून नहीं करती। इतनी कंजूस है मेरी चाहने वाली, वो मिस कॉल तो करती है पर फोन नहीं करती। इश्क करने वालों का यही अंजाम होता है, इश्क करने वालों का यही अंजाम होता है। कभी नज़ला, कभी खांसी तो कभी जुकाम होता है। India is a nation and Dadar is a station. India is a nation and Dadar is a station. Don't fall in love, first complete your education. सल्टा डाला मुझको कमबख्त ने बातों बातों में, महज खिलाई इतनी मिठाई कि चिपक के रह गई दांतों में। तो ये तो भारत के आम आदमी थे जो कविताएं लिखते थे और आज ये कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन कल को इस मंच पे आएंगे और सुनाएंगे कविताएं। लेकिन छुपे से मुझे याद आया कि भाई हमारे छुपे रुस्तम जिन्हें अभी आना है, क्या करना है बताइए? कविता। वाह बहुत अच्छे। तो भाई हमारे छुपे रुस्तम जो आज के, वो सही में छुपे रुस्तम। एक महाराष्ट्र का एक कस्बा धुलिया, वहां वो रहते हैं। उनकी कविताओं का आप पे ऐसा असर होगा कि आप हंसी के सागर में गोते लगाएंगे और आप कहेंगे भाई ये तो कमाल के हैं। हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे छुपे रुस्तम धुलिया के इब्राहिम सागर।
कमाल कर दिया है इब्राहिम, इसलिए कमाल कर दिया कि हमारे शो में कई छुपे रुस्तम आए, लेकिन ऐसी एंट्री किसी की नहीं हुई। और आपने बिल्कुल सार्थक कर दिया, क्योंकि संगीत पे आज हम बात कर रहे हैं, तुमने बिल्कुल रॉक स्टार की तरह एंट्री ली है भाई। क्या बात है इब्राहिम, बहुत अच्छे। अर्ज किया है कि मेरी गली में एक पड़ोसन नागन इच्छाधारी है। हाँ। उसकी सपेरे और नेवले से अच्छी खासी यारी है। ओहो। चाहे गजल के शेर कहो तुम, चाहे हजल के शेर कहो, इसमें भी झक मारी है और उसमें भी झक मारी है। अर्ज किया है कि माना के दोस्तों मैं बहुत ही अपंग हूँ, माना के दोस्तों मैं बहुत ही अपंग हूँ, सलमान खान जैसा मैं लेकिन दबंग हूँ। अर्ज किया है कि मैं भूखा प्यासा आया हूँ तेरे मकान पर, मक्खन लगा के दे दे मेरी जान नान पर। दस्तक दिए बगैर ही दाखिल न हो गया, दस्तक दिए बगैर ही, दस्तक दिए बगैर ही दाखिल न हो गया, खुश आमदीद लिखा हुआ था मकान पर। क्या बात है। राजी करूंगा उनको मैं शादी के वास्ते, राजी करूंगा, राजी करूंगा उनको मैं शादी के वास्ते, फेंकूंगा ऐसा जाल तेरे अब्बा जान पर। माना के हाथ पाँव में सागर नहीं है दम, माना के हाथ पाँव में सागर नहीं है दम, हो जाऊंगा निसार मैं हिंदुस्तान का। क्या बात है भाई, वाह वाह। पहले भाई आपने वो शेर सुना होगा कि जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के हाथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। बिल्कुल शेर सुना है। मैंने इस शेर से इस्तेफादा किया है और 4 लाइनें कही हैं। चाय पीने के लिए जब भी वो आ जाते हैं, मुझको बैठा हुआ होटल पे ही पा जाते हैं। अच्छा। और जब भी आता है मेरा पान तेरे पान के साथ, जाने क्यों लोग मेरे पान को खा जाते हैं। जनाब मुनव्वर राना ने कहा था कि बस इतनी बात पे उसने हमें बलवाई लिखा है। मैंने इसमें हजल का पहलू तलाश किया है और शेर को यूं किया है, बस इतनी बात पे उसने मुझे हलवाई लिखा है। अच्छा। कि मेरे घर के एक बर्तन पे बालूशाही लिखा है। इसी कारण पुलिस वाले भी करते हैं मेरी इज्जत। अच्छा। इसी कारण पुलिस वाले भी करते हैं मेरी इज्जत। मेरे टी शर्ट के लेबल पे दादा भाई लिखा है। पहले भाई समाज फरमाए। जी जी इरशाद। क्या किसी ने मुझसे ये पूछा कयामत किसको कहते हैं? किसी ने मुझसे ये पूछा कयामत किसको कहते हैं, तो मैंने एक कागज पर तेरी अंगड़ाई लिखा है। इसी के वास्ते निकला हूँ घर से खुदकुशी करने। नेहा जी देखिए शेर। हाँ जी। के इसी के वास्ते निकला हूँ घर से खुदकुशी करने, के उस लड़की ने आपके खत में सागर भाई लिखा है। वो 4 मिसरे सुना दो माना की कटरीना से। अर्ज किया है कि मेरे लबों पे इसलिए मुस्कान नहीं है, कतरीना कैफ से मेरी पहचान नहीं है। वैसे तो मेरी शादी करिश्मा से ना होगी, वैसे तो मेरी शादी करिश्मा से ना होगी, वो साली भी बन जाए तो नुकसान नहीं है। इब्राहिम सागर, आज आप जरूर धुलिया में रहते हैं, लेकिन आज के बाद आप धुलिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप दुनिया भर में पहुंच गए हैं। आज तक आप छुपे रुस्तम हैं, लेकिन आज छुपे रुस्तम का स्मृति चिन्ह जब हम आपको देंगे, हाथों में थमाएंगे, और इसे लेके जब आप धुलिया में जाएंगे तो कल को आप 2 स्टार हो जाएंगे। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। जिंदगी का संगीत वही है जो हमारे चेहरों पे होता है, यानी कि हंसी। हंसते रहिए और हंसते हंसते हमेशा कहते रहिए वाह वाह क्या बात है, क्योंकि संगीत बिना जीवन नहीं और कविता बिना तो कुछ भी नहीं। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और आप जानते हैं कि मैं आपके सामने कहने वाला हूं वाह वाह क्या बात।
अरे क्या हुआ? अरे शॉट चल रहा है, लाइट्स। बीच शॉट के अंदर यार, क्या कौन है लाइट वाला इधर? कोई है ही नहीं। चलो मैं ही आगे बढ़ता हूँ। म्यूजिक क्यों बजा रहा है यार बीच में? लाइट जाने में काय का म्यूजिक हंसता और ऊपर से। तो दोस्तों मैं बढ़ता हूँ आगे। जिंदगी में कुछ चीजें अरे साउंड। यस सर। क्या यस सर? क्या क्लास में खड़ा है क्या यस सर? हाँ सर। शॉट चल रहा है, आवाज गई है, साउंड किधर है? चेक कर दो। चेक 1 2। अरे क्या मेरी छाती में चढ़ के चेक करेगा क्या? सर साउंड ओके है सर, आप ठीक से बोल नहीं रहे, इसके लिए आवाज। चल मैं ठीक से नहीं बोल रहा हूँ। एनीवेज माफ कीजिए दोस्तों, जिंदगी में कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है कि आदमी न चाहे वो काम करने पड़ते हैं। अब देखिए ना, अचानक से लाइट का प्रॉब्लम हो जाना, अचानक से साउंड का प्रॉब्लम हो जाना, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ भी हम बढ़ते हैं आगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आए, आदमी को अपना कूल, आदमी को अपना काम कभी नहीं खोना चाहिए, आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। आदमी क्या है भाई ये? अरे बास तो मुझे भी दिख रहा है, यहाँ क्यों रखा है? डायरेक्टर साहब ने बोला है रखने के लिए। अरे तो डायरेक्टर साहब ने जहां रखने के लिए बोला है वहां बोलना। ये कोई नेहा है क्या मेरे पास रखेगा यहाँ पे? खैर साहब, लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन आदमी को अपनी सिचुएशन पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। और आदमी अगर सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं रख पाए तो अपने गुस्से क्या है ये? क्या है ये? डायरेक्टर साहब ने बोला ऑयल ज्यादा हो गया, उसके लिए पफ कर देना। अरे डायरेक्टर साहब ने बोला ऑयल ज्यादा। अरे डायरेक्टर साहब क्या है यार ये? ऑयल ज्यादा हो गया तो ये बीच में आके करेगा इधर। लाइट, साउंड, मेकअप, सेटिंग ऑल ओके ना? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है ना? ऑल राइट, सारे सिचुएशंस कंट्रोल में है, इसलिए चलिए आओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्यार भरा स्वागत है आप सबके शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। ये क्या था ये ऐसे मारने का? वो सर हमेशा आप कहते ना कि ये क्यों करती थी, मतलब जरा हटके झटके के साथ ये नमस्कार करो। मतलब कल को इसको भी कहूंगा ये भी हो गया तो फिर क्या पेट में मारेगी? ऐसे भैया सिचुएशन तो कंट्रोल में है, लेकिन शायद ये कंट्रोल में नहीं है। मैं इन्हें कंट्रोल में करने की कोशिश करता हूं। तब तक ये देखते हैं कि हमारे कवि जो है वो किन सिचुएशन में किस तरह से बात करने वाले हैं। जरा तालियां बजाइए। हमारा मित्र एक दुल्हे सिंह, दुल्हे सिंह के मजे लेने के लिए उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे को ऐसा सपना आया कि तुम मर गए। अच्छा। और मैंने विचार किया कि मैं अपनी बहन के पास रहूं। दुल्हे सिंह ने कहा ठीक है। दूसरे दिन दुल्हे सिंह को भी सपना आ गया, बोला मुझे भी सपना आया कि तू मर गई। हाँ। और रहने का विचार तो मेरा भी वही है जहाँ तेरा है। साथ जब से तुम्हारा नहीं है, चांद के पास तारा नहीं है। भाई क्या बात है? इश्क करना तो ये सोच लेना, इस नदी का किनारा नहीं है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। की बात जरा सुनो गोरी, तू है बालकों सी भोरी, उम्र तुम्हारी 16 साल से न ज्यादा है। उम्र हमारी भी तो तेरे आसपास ही है, हमने अभी अभी 18वीं को फांदा है। हमने अभी अभी 18वीं को फांदा है। शादी करने से दोनों के कानून टूटता है, दोनों को ही जेल होगी, बोल क्या इरादा है। अभी इंतजार कर किसी को न मानवर, 7 साल बाद 7 फेरे लूंगा वादा है। 7 साल बाद 7 फेरे लूंगा वादा है। मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, तब तलाक के दस्तावेज पे दस्तखत के लिए मित्र के पत्नी ने पुराने संबंधों को याद करके थोड़ी सी हिम्मत करके मित्र से पूछा, आपके पास पेन है क्या? मित्र बिगड़ते हुए बोला, बिछड़ते हुए भी तुमने किन शब्दों को छुआ है, अब पेन की क्या कमी है, सारा पेन तो तुम्हारा ही दिया हुआ है। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे।
उस कार्यक्रम में आपका जहां पे सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है हंसी की, खुशी की, और हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। हंसना जीवन में बड़ा लाभदायक होता है, स्वास्थ्यकारी होता है। हंसना बहुत अच्छा काम है, ये हमें हमारे कवि बताते हैं। कौन कौन बताते हैं? सबसे पहले मंच के इस कोने पे जिनका नाम राकेश शर्मा है, बदनावर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आते हैं। जोरदार ताली। देखो साहब, आदमी हंसता वही है जिसके पास अना हो, यानी कि स्वाभिमान हो। और अना हमारे सामने, अना कहती है कि वो तो कभी भी हंस पड़ती है। ऐसे नॉर्मली भी ऐसा कभी भी हंस लेती हो अना तुम? आप जैसा खूबसूरत इंसान अगर दिख जाए तो क्यों नहीं हंसूंगी भी। वाह वाह वाह, मतलब आपका भी कहना क्या। इनका नाम अना दहलवी है। उसके बाद प्रवीण शुक्ल है, ये बेचारे 20 सालों से शादीशुदा है। ये दिल्ली के प्रवीण शुक्ल हैं, ये अना दहलवी है, ये राकेश शर्मा है। तीनों हमारे साथ हैं, और जब तीनों हमारे साथ हैं तो भाई आप तालियां बजाइए और आप घरों में बैठ के कहिए वाह वाह क्या बात है। तो भाई आज बात चल रही है सिचुएशन की। जीवन में कई सिचुएशन ऐसी आती है जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती, जैसे शादी करनी ही पड़ती है, और शादी के बाद जितनी भी सिचुएशंस होती है वो बीवी के कंट्रोल में होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर सिचुएशन से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। राकेश शर्मा भी ऐसे हैं जो हर सिचुएशन में से रास्ता निकाल लेते हैं। अब जिंदगी में लेटेस्ट किस सिचुएशन उन्होंने किस तरह से रास्ता निकाला, ये राकेश ही बता सकते हैं। तो राकेश, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कविता सुनाना पड़ेगी। तो फिर किसका पीले चावल दूं? जरा ताली बजाओ। भाई साहब, पूरे देश की और मेरी एक जैसी हालत। मैं कुछ कविता में बयान करता हूँ जी। उधार मांग कर खाने का टेस्ट सर्वश्रेष्ठ। सही बात है। क्या रूस, क्या अमेरिका, उधार मांगने का बेहतर तरीका तो बस मुझ में है। अच्छा। मेरी सूझबूझ में है। मैं भारत भर में निवास करता हूँ, नॉन स्टॉप उधार मांगने का प्रयास करता हूँ। शनिवार शनि महाराज मांगने आते हैं, 1 आध रुपया खाते में लिखकर चले जाते हैं। सोचा था कल दिवाली मनाऊंगा, कपड़ों की प्रेस करवाऊंगा। सुबह सुबह जल्दी जाग गया, कपड़े लेकर धोबी की दुकान पर गया तो धोबी दुकान छोड़कर ही भाग गया। बहुत अच्छे। इस संडे तो भाई साहब गजब हो गया। अच्छा। आधी कटिंग बनाने के बाद नहीं रुक गया, बोला बाबूजी पिछला हिसाब चुकता करो। दाढ़ी कटिंग के तो जेब से भुगता करो। समझाया बुझाया, नहीं माना तो पड़ोस में भिखारी भीख मांग रहा था। 10 की नोट उससे दिलवाई। बहुत अच्छे। भिखारी बोला बाबूजी 10 पहले के भी हैं। एक बार चाय की दुकान पर दिए थे, एक बार केले के भी हैं। हमने कहा भिखारी का भिखारी रहेगा, 5-5 रुपट्टी का हिसाब रखता है, अपने वाले स्टाफ को नहीं परखता। उधारी में दर्जी से नेकर सिलवाई। अच्छा। तो गुस्से गुस्से में पट्टे ने पार्टीशन की सिलाई नहीं लगाई। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया राकेश। क्या बदला निकाल सकता था? अहिंसक तरीका है बदले का। अच्छा भाई साहब, उधारी में क्या हुआ कि एक टूरिंग कंपनी ने कहीं अंडमान निकोबार का टूर निकाला। मैंने कहा पत्नी से कि तेरे को शादी की 10वीं सालगिरह पर अंडमान निकोबार ले जाऊंगा। बोले बहुत अच्छे। फिर 25वीं सालगिरह पर मैंने कहा वापस लेने आऊंगा। लेकिन उधार देखो, एक बड़ी, मैं तुम्हें मार्के की बात बताता हूँ। प्रवीण शुक्ल जानते होंगे, वो इस कला में पारंगत है। उधार मांगने वाला एक बार मांगता है, लेकिन देने वाला बार बार मांगता है। वापस दे दे रहे। तो ये जो मांगना है, ये बहुत बड़ी कला है। वो आ गई। उधार का टेस्ट सर्वश्रेष्ठ। अच्छा भाई साहब, अपने यहाँ एक तो सपने किस तरह से आते हैं जी। आदमी कब सपने देख लेता है। हमारा मित्र एक दुल्हे सिंह, दुल्हे सिंह के मजे लेने के लिए उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे को ऐसा सपना आया कि तुम मर गए। अच्छा। तुम मर गए और मैंने विचार किया कि मैं अपनी बहन के पास रहूं। दुल्हे सिंह ने कहा ठीक है। दूसरे दिन दुल्हे सिंह को भी सपना आ गया। बोले मुझे भी सपना आया कि तू मर गई। और रहने का विचार तो मेरा भी वही है जहाँ तेरा है। बहुत बढ़िया। अरे तुम्हें ये पता नहीं, नेहा को सपना आया पिछले दिनों। अच्छा। कि एक राजकुमार इसको घोड़े पे बिठा के ले जा रहा है। तो इसने पूछा, राजकुमार तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले मुझे क्या मालूम, सपना तो तू देख रही है। तो जीवन में आदमी जो सपना देखता है उसी को महसूस करना होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब, मेरे सपने में जंगल। ओहो। जंगल में झोपड़ा, झोपड़े में मैं और प्रियंका चोपड़ा। PC would be orange, she'll faint. क्या सपना देखा है भैया?
झोपड़े में मैं और प्रियंका चोपड़ा कह रही थी काश अपने साथ शैलेश जी लोढ़ा होते। हाँ हम भी होते। मैंने कहा मैं हूं तो सही। बोली तू तो मेरा भाई। भाई सुनकर मेरा सपना टूटा। सामने खड़ी थी बीबी, उसके हाथ से चाय का कप छूटा और फूटा। मैंने सोचा अच्छा हुआ फूट गया, वरना ये मुझसे धुलवाती। इसलिए सपने देखना हो तो हमेशा घरवाली के देखो, वरना तुम देखोगे प्रियंका चोपड़ा के तो घरवाली देखेगी प्रेम चोपड़ा के। क्या बात है। इसलिए सपने देखो घर परिवार सजाने के, सपने देखो पत्नी को रिझाने के, सपने चांद पर जाने के देखो, भागड़ा बांध पर नहाने के देखो। हल्के फुल्के सपने मत देखो, बीते कल के सपने मत देखो। सपने मत देखो सन 47 के पहले के, बिखरे बिखरे मेले के, ढलान और पतन के सपने मत देखो। गुलाम वतन के सपने मत देखो, गुलाम वतन के सपने मत देखो, गुलाम वतन के सपने मत देखो। सपने देखो कश्मीर की केसर के, सपने देखो पड़ोसी पर प्रेशर के, सपने देखो ऊंची उड़ान के, खुले आसमान के, मान और सम्मान के सपने देखो। हमेशा जीत जाने के सपने देखो, देश पर मिट जाने के सपने देखो। क्या बात है राकेश, तुमने दोनों कविताएं बड़ी शानदार सुनाई। अब मैं दोनों कविताओं का मिश्रण करूं तो एक कमाल की चीज पैदा होती है। हाँ, सपना देखो और सपना देखो, उसमें देखो प्यार, सपने में देखो सुखी संसार, सपने में देखो अच्छा विचार, सपने में देखो पड़ोसी देश पे प्रहार, और सपने में अगर प्रियंका चोपड़ा मिल जाए तो उससे भी मांगो उधार। तो जीवन में ये जो उधार की कला है ये बड़ी कमाल की है। तो सपना भी देखो तो भाई ऐसा देखो आदमी फायदे का सपना देखे, ऐसा छोटा मोटा सपना देखे ही क्यों? क्योंकि सपने में तो सिर्फ अपनी इच्छा चलती है, सामने वाले की क्या मर्जी चलती है। लेकिन मोहब्बत की सिचुएशन एक ऐसी होती है साहब जिसमें सिर्फ मर्जी सामने वाले की ही चलती है, और सामने वाले की मर्जी किस तरह से चलती है वो हमें बताएंगी अना देलवी जी। जो जरा तालियां बजाइए, अना देलवी जी हमारे बीच में आए। मैं दो पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ आप दोनों के लिए भी, और वाह वाह क्या बात है जी। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं था, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं था। अब मैं अगर आप सबकी इजाजत हो तो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ जी। नजर नजर से मिलाते हैं ये मुंबई वाले, ओहो क्या बात है, घर अपना दिल में बनाते हैं ये मुंबई वाले। कोई बताए कि इस ख्वाब की ताबीर है क्या, कि मेरे ख्वाब में आते हैं ये मुंबई वाले। क्या बात है, बहुत अच्छे। भाई ख्वाब में तो उसके भी मुंबई से ही आया था, पर मुंबई वाली थी। मैं एक गजल सुनाती हूँ जी इरशाद। आँखों से आँखों को सुनाई जाती है, क्या बात है, आँखों से आँखों को, आँखों से आँखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। क्या बात है। शेर पढ़ती हूँ सुनिएगा। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से। अब देखती हूँ कौन खामोश रहता है। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। बहुत शुक्रिया। और अब ये शेर भी सुनिएगा खास तौर पे शायरी के हवाले से जी। कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, तूफानों से शर्त लगाई जाती है, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है। और इसमें एक मुहावरा इस्तेमाल करती हूँ सुनिए। पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, भैंस के आगे बीन बजाई जाती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैंने भैंस, कुछ और मत समझ लेना, मैं भैंस की बात कर रही हूँ। जी जी जी। मक्ता पढ़ती हूँ। मक्ता उसे कहते हैं जिसमें नाम आता है, आप तक पहुँचाती हूँ। इरशाद। इश्क करूंगी
और अना में देखूंगी। इश्क करूंगी और अना में देखूंगी। इश्क करूंगी और अना में देखूंगी। आग से कैसे आग बुझाई जाती है। वाह 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 अना भाई वाह, बहुत अच्छे। मेरे बारे में सभी जानते हैं कि मैं प्यार मोहब्बत की बात करती हूँ, तो कुछ कोशिश करती हूँ एक गीत सुनाने की। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, प्यार में क्या क्या होता है। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। प्यार करो तो समझोगे तुम प्यार की बोली को। खेलोगे तो जानोगे इस आँख मिचोली को। धक 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 जाने क्या क्या कहता रहता है। बहुत अच्छे। प्यार के गहरे पानी में दिल बहता रहता है। क्या बात है। सब कुछ पाने की चाहत में सब कुछ खोता है। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। तन्हाई में जी लगता है, भीड़ से डरता है। तन्हाई में जी लगता है, भीड़ से डरता है। पल पल जीने की कोशिश में पल पल मरता है। खुद से बेगाना जग से अनजाना लगता है। प्यार में अच्छा खासा दिल दीवाना लगता है। अंगारों में अपने सूखे होंठ भिगोता है। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ अपनी बहनों को, नेहा को भी समर्पित करते हुए। सहमी सहमी डरी डरी घबराई घबराई, खुद से भी मैं रहती हूँ शर्माई शर्माई। घर के कामों में भी अक्सर गड़बड़ करती हूँ। तन्हाई में जाने क्या क्या बड़बड़ करती हूँ। मैं करवट लेती रहती हूँ, सारा मोहल्ला सता है। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, प्यार में क्या क्या होता है। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। क्या बात है। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। अक्सर प्यार में होता है, पर जरूरी नहीं कि प्यार में ही ऐसा हो। कई इस टाइप के लोगों के साथ भी होता है। मेरे साथ How sweet. कभी भी हंस पड़ो, कभी भी रो दो पता ही नहीं चलता। मतलब ऐसी सिचुएशन आती है, मोहब्बत में भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आदमी का दिल और दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता। और जब आदमी का दिमाग पे कंट्रोल ना रहे तो वो कभी कभी हंसता है, कभी कभी रोता है। जैसे अभी हंस रही है, हंसिए रोइए, देखो है ना। मगर प्यार के भी ऐसा हो सकता है। जरा इनके लिए तालियां बजाइए भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा। भाई ये तो थी मोहब्बत की सिचुएशन जब अना दहलवी कहती है कि कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। लेकिन उस सिचुएशन के आगे की सिचुएशन क्या हो सकती है, वो हमें वही कवि बता सकता है जो जीवन में हास्य का कवि हो। और हास्य का एक ऐसा कवि हमारे बीच में बैठा है जिसके पास अब सिर्फ कविताओं में ही हास्य बचा है, जिंदगी में तो है नहीं। और जिंदगी में किस तरह से, जरा आके बताएंगे प्रवीण शुक्ल जो दिल्ली से हमारे बीच में आए। अभी अना जी ने बहुत प्यारा गीत सुनाया और बताया कि कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है जी। लेकिन अना जी, कई बार इस प्यार मोहब्बत और सुंदरता का क्या प्रभाव होता है, एक छंद आपको समर्पित करता हूँ। सुनाइए।
कि सर्दी की धूप कहूँ रूप का स्वरूप कहूँ कहूँ कामदेव को कमाल लगती हो तुम। तुम्हें देख होली की ठिठोली याद आई मुझे, भंग की तरंग में गुलाल लगती हो तुम। भंग की तरंग में गुलाल लगती हो तुम। प्रेम की परीक्षा में पदक जिन्होंने पाए, उनको भी जटिल सवाल लगती हो तुम। मेहंदी रचा के 60 साल का कुंवारा बोला मेरे सपनों की ससुराल लगती हो तुम। प्रवीण जी को 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। जी स्वागत। समर्पित क्या, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। गजब ये है वो निगाहों से वार करते हैं, वो मेरा दामने जा तार तार करते हैं। मैं क्या बताऊँ अना है दिलो जिगर जख्मी, वो एक तीर से कितने शिकार करते हैं। खन्ना जी आपने कह दिया है तो मैंने भी खड़े खड़े 4 पंक्तियां आपके लिए कही हैं। जी कहिए। कि जिस दिन मैं किसी आप जैसी से प्यार कर लूंगा, सबके सामने प्यार का इजहार कर लूंगा, उसी दिन जानता हूं पक्का है अपना घर दिल्ली छोड़कर हरिद्वार कर लूंगा। जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशन आती रहती हैं जी, और कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। कवि सम्मेलनों में जितने स्त्री पुरुष होते हैं उससे ज्यादा बच्चे होते हैं। हाँ। उस सिचुएशन से दुखी होकर मैंने एक छंद लिखा। सुनाए। कि सम्मेलन हो रहा था, एक बच्चा रो रहा था, कविता सुनाना मुझे हार्ड लगने लगा। दूसरा छड़ी लिए यहाँ से वहाँ घूमता था, होम गार्ड का मुझे वो गार्ड लगने लगा। तीसरा दूजे को जांच रहा, चौथा नाच रहा, 5वां लेटा था लैंडलॉर्ड लगने लगा। श्रोताओं में ज्यादातर बच्चे देखकर मुझे सभागार मैटरनिटी वार्ड लगने लगा। सभागार मैटरनिटी वार्ड लगने लगा। ये भी स्थिति हो जाती। कई बार राजनीति में ऐसी सिचुएशन हम देखते हैं कि एक व्यक्ति आज इस पार्टी में था, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में। हाँ जी। इस सिचुएशन पर एक छंद और सुनिएगा जी। स्वागत है। कि वोटर ने कहा झूठ का है बोलबाला यहाँ, एक भी नेता मिला ना सच्चाई के घर में। गांधी जी की नीतियों की बात जो भी करते हैं वो भी मुझे मिले नहीं गांधी की डगर में। मैंने कहा मेंढकों की टर टर में मिलेंगे, कि मैंने कहा मेंढकों की टर टर में मिलेंगे या मिलेंगे कहीं किसी खटर पटर में। ढक्कन उठा के मैन होल का तू झांक लेना, दल बदलू मिलेंगे तैरते गटर में। दल बदलू मिलेंगे तैरते गटर में। भाई प्रवीण तुम कई सारी सिचुएशंस पे बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सिचुएशन देना चाहता हूँ। अगर तुम उस सिचुएशन पे कुछ कह सको तो फिर पता चलेगा कि तुम इस सिचुएशन में कितनी बुद्धिमत्ता से काम लेते हो। मान लीजिए ये जो है, जो हमारे साथ खड़ी है, मान लीजिए ये अपने स्वयंवर की घोषणा करती है। एक मिनट, खाली कल्पना है, इतना ओवर रिएक्शन की जरूरत नहीं। और देश के कवि वहां आते हैं, अब वो इनसे किस तरह से स्वयंवर में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, ये सिचुएशन पे अगर कुछ कह सको तो कुछ बात बने। एक मिनट, कल्पना भी अच्छे से ही करनी चाहिए। अब तो कवि क्या पूरा देश कुछ ना कुछ कहने की मुद्रा में आ गया। जी शुरू कीजिए। अरे एक मिनट, शुरू करने के पहले मैं बताऊंगा कौन कौन से कवि आएंगे और बताएंगे। मान लीजिए ये नेहा है, और मान लीजिए काका हाथरसी आते हैं जो ऐसे कविता पढ़ते थे। 2.5 मन से कम नहीं तोल सके तो धोल, और किसी किसी के भाग्य में लिखी ढोत फुटबॉल, और लिखी ढोत फुटबॉल न करती घर का धंधा, 8 बज गए पर पलंग पर पड़ा पुलंदा। अब काका जी आएंगे तो कैसे कहेंगे कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल। अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। इन सारे काका जी के बाद हम बुलाते हैं ओम प्रकाश आदित्य जी। वो कैसे पढ़ते थे जरा देखते हैं। कि तू है छोटी मैं हूँ लंबा, मैं तो हूँ पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। पूरा 5.5 फुट वृत्त मेरे पेट का है, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू। तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता है, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू। चलिए ये हुए ओम प्रकाश आदित्य जी। अब हमारे एक बहुत बड़े कवि जो थे वो भजनों में बड़ा अच्छा करते थे, अल्लड़ बीकानेरी जी। वाह वाह, जी जी, श्रद्धालु आत्मा। कि आया हूँ कपड़ों पर मैं सेंट वह लगाए के, नया नया कोट और पेंट वा सजाए के हो राम। नेहा जब मुझको देखेगी तो मैं भी शर्माऊंगा,
वो मुझसे शर्माएगी तो मैं उससे शर्माऊंगा, मुझको वो माधुरी लगी तो मैं हुसैन बन जाऊंगा, भजन कीर्तन के बदले फिर इलू इलू गाऊंगा, कर दूंगा सत्य वचन को, वारूंगा तन मन धन को, लाऊंगा नई दुल्हन को लंदन घुमाए के, हनीमून मनाए के हो राम। भाई बहुत अच्छे प्रवीण। अल्लड़ जी और आदित्य जी बहुत मैं उनके साथ रहा हूं तो मैं जानता हूं बिल्कुल अगर वो सुनाते तो ऐसे ही सुनाते। लेकिन हाँ, एक हमारे कवि और आए, हमारे वरिष्ठ कवि वाहवा में आके गए, गोविंद व्यास जी। अगर वो कहते इनके लिए स्वयंवर में तो कैसे कहते? 2 लाइनों में ही वो बात खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने यूं कहा कि उम्र जब किसकी आई तब ही शादी हो गई, माला लेकर क्यों खड़ी अब उम्र आधी हो गई। भाई गोविंद जी का भी हो गया, अब कौन बचे हमारे एक और वरिष्ठ कवि? हाँ भाई, वो तो मोहब्बत पे बहुत बढ़िया कहते हैं, संतोषानंद जी। अगर वो कहेंगे तो कैसे कहेंगे? देखिए संतोषानंद जी क्या कहेंगे कि लड़की तू तो है बस मेरी तकदीर के लिए, ये हार बना है मुझ जैसे ही वीर के लिए, वो मेरा दिल है खाली, ओ मेरा दिल है खाली बस तेरी तस्वीर के लिए, लड़की तू तो है बस मेरी तकदीर के लिए। क्या बात है, बहुत क्या बात है भाई। हमारे एक कवि, बड़े वरिष्ठ कवि, और मैं जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ, हुल्लड़ मुरादाबादी जी जब सुनाते हैं उनका भी एक खास अंदाज है, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो वो अगर सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? देखिए उन्होंने अपने पहले वाले कवि की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, हार नहीं डाला लड़की ने तू अब तक क्यों रो रिया। गणपति बप्पा मोरिया, जिनके मुंह है टेढ़े मेढ़े वे लाइन में खड़े हुए, जिन्हें मंच पर होना चाहिए खामो खामे अड़े हुए, हार नहीं डाला मुझको भी हुल्लड़ तो अब सो रिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा। प्रवीण भाई, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, तुम हर परीक्षा में पास होते जा रहे हो। अब मैं एक विशेष परीक्षा लेना चाहता हूँ। हमारे वीर रस के एक कवि थे, दुर्भाग्यवश दुनिया में अब नहीं है, डॉक्टर उर्मिलेश, और उनका खास अंदाज होता था, मेरी जिंदगी है इस देश के लिए, इस सारे पूरे परिवेश के लिए। अगर वो पढ़ते तो कैसे पढ़ते? कि मेरी जिंदगी है इस देश के लिए, पूरे भारतीय परिवेश के लिए, ना बनी ये राग और द्वेष के लिए, रूप सी के रूप वाले वेश के लिए, इससे कहो कि कहीं और चली जाए, इससे कहो कि कहीं और चली जाए, मेरी और फूलों का ये हार ना बढ़ाए, वरना निकालूंगा मैं सुंदरी का दम, गाएगी गाएगी ये भी वंदे मातरम, गाना ही पड़ेगा इसे वंदे मातरम, गाना ही पड़ेगा इसे वंदे मातरम। भाई बहुत बढ़िया प्रवीण, लेकिन मुझे एक चीज बताओ। हाँ, प्रवीण शुक्ल खुद अगर कहेगा तो क्या कहेगा? नेहा जी मैं कहूंगा तो क्या कहूंगा? जी कहिए। कि बात जरा सुनो गोरी, तू है बालकों सी भोरी, उम्र तुम्हारी 16 साल से न ज्यादा है, उम्र हमारी भी तो तेरे आसपास ही है, हमने अभी अभी 18वीं को फांदा है, हमने अभी अभी 18वीं को फांदा है, शादी करने से दोनों के कानून टूटता है, दोनों को ही जेल होगी, बोल क्या इरादा है, अभी इंतजार कर किसी को न मानवर, 7 साल बाद 7 फेरे लूंगा वादा है, 7 साल बाद 7 फेरे लूंगा वादा है। नहीं, देखो देखो मेरे स्वयंवर का असर देखो। ये आपके स्वयंवर का असर नहीं है, ये उनकी कला का प्रदर्शन का असर है। तो प्रवीण, तुम्हें मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुमने हमारे तमाम कवियों को यहाँ पे उपस्थित कर दिया। वाह वाह, क्या बात है कि मंच पे आइए मिलके हम करें हमारे वरिष्ठ कवियों को प्रणाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका फिर से वाह वाह क्या बात है। अरे भाई, आपके घरों में सिचुएशन हंसी की है, खुशी की है, तो कहिए एक बार मेरे साथ, वाह वाह क्या बात है। भाई लाइफ में हर वक्त सिचुएशन सेम नहीं रहती, लेकिन वो लोग जो आज किसी छोटी जगह पर रहते हैं,
उन्हें निराश नहीं होना चाहिए कि वो प्रसिद्ध नहीं हो सकते। क्या पता किस दिन आपके दरवाजे पे सफलता आके खटखटाए और कहे कि जरा बाहर आइए, कब तक छुपे रुस्तम बने बैठे रहेंगे, सारा देश आपका इंतजार कर रहा है। अमरावती महाराष्ट्र में एक नौजवान जिसका नाम है मनोज मद्रासी, और जब वो आते हैं तो अपने अंदाज में क्या सुनाते हैं। हम एक ऐसे छुपे रुस्तम को ला रहे हैं जो आज के बाद छुपे रुस्तम नहीं रहेंगे। मनोज मद्रासी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। वड़क्कम। अना जी मुस्कुरा रही है, अभी मुझसे कह रही थी, बोले बहुत मायूस दिख रहे हो, बात क्या है। मैंने कहा मैडम बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। तो अना जी एकदम करीब आके बैठ गई, बोले अब कैसे लग रहा। मैंने कहा अना जी आप मेरे करीब आके बैठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कश्मीर खुद चल के केरल के पास आ गया। चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। अच्छा। 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। अच्छा। थोड़ी देर पश्चात मुझे पता चली यह बात, तो मैंने एक बैल से पूछा क्यों रे, सारे के सारे पोस्टर खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए। तो बैल गुस्से से बोला उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। भले ही मैं मद्रासी हूँ, मगर एक सच्ची बात बताता हूँ शैलेश भैया जी। एक दिन कुछ हिंदी के अधिकारी हमारे घर आए, माता पिता जी से कहा बोले हिंदी में आपका योगदान चाहिए। अब वो दोनों मद्रासी, उनको हिंदी आती नहीं, उन्होंने मुझे सामने कर दिया, बोले इसको लेके जाइए। चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ। असफल शादी के बाद जब मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, तब तलाक के दस्तावेज पे दस्तखत के लिए मित्र के पत्नी ने पुराने संबंधों को याद करके थोड़ी सी हिम्मत करके मित्र से पूछा आपके पास पेन है क्या। मित्र बिगड़ते हुए बोला बिछड़ते हुए भी तुमने किन शब्दों को छुआ है, अब पेन की क्या कमी है, सारा पेन तो तुम्हारा ही दिया हुआ है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। रोहिन भाई साहब, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे बड़े भाई सभी पुलिस विभाग में हैं। हमारे खानदान में कोई कवि नहीं शैलेश भाई जी, सिर्फ मैं अकेला ही कवि हूँ। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे गौर से देखते, आखिर गलती हुई कहाँ। एक दिन मुझसे कह रहे थे, बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। मैंने कहा ठीक है। मैं पुलिस के भर्ती में गया तो कमिश्नर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले क्यों रे मनोज, तेरे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, फिर भी होना है पुलिस में भर्ती। तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा साहब मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया था कि मेरे भरोसे पे मत रहना। कमिश्नर साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले मनोज मद्रासी छाती फुलाओ। मैंने अपनी छाती फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा कमिश्नर साहब अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। कमिश्नर साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मनोज छाती थोड़ी और फुलाओ। मैंने अपनी छाती थोड़ी और फुलाई, बोले अब बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा कमिश्नर साहब मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मनोज छाती थोड़ी और फुलाओ। मैंने अपनी छाती थोड़ी और फुलाई, बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फुल जाए। मैंने कहा साहब 2 लाख तक दे सकता हूँ। मगर मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैं पुलिस में भर्ती तो नहीं हुआ, मगर जब कभी पिताजी रात में गश्त पे जाते मैं उनके साथ जाता हूँ। वहाँ से मैंने हाथ से उठा के लाया आनंद ले कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा अरे पुलिस वाले ने तुझे डंडे से मारा, क्या तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे। कुत्ता बोला जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे। जैसे ही पुलिस की जीप बड़ी आगे, 2 चोर आ रहे थे भागे भागे। पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा, अपना हाथ दिखाया तगड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों चोर मुस्कुराते हुए जाने लगे तो मैंने चोरों से कहा बेवकूफो शर्म करो थोड़ा, चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों ने तुमको छोड़ा। तो एक चोर बोला ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा तब कहीं जाके छोड़ा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
ये छोड़ा छोड़ी का दौर चलता रहेगा। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि विषय था अपने विचार कम शब्दों में किस तरह बोले, इस विषय पर एक विचारक स्वयं 2 घंटे तक बोले। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप कल्पना कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हम पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। वहां से मैंने कल्पना उठाने का प्रयास किया है कि बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का एक बालक अंधियारे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का एक बालक अंधियारे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। मैंने उस बालक से पूछा, पालक है क्या? उसने मुझे घूर के देखा और बोला, भाई साहब अगर पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता? क्या बात है, वाह वाह वाह। बोले अगर पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता? मैंने कहा बेटा मैं उस पालक के बारे में नहीं पूछ रहा, ये बता ये पालक क्या भाव बेच रहा? उसने फिर मेरी तरफ देखा और बोले ले जाओ, वैसे भी आजकल पालक को भाव कौन देता? क्या बात है। बोला ले जाओ, वैसे भी आजकल पालक को भाव कौन देता? तब जाके मैंने लिखा है कि कहीं छाव कहीं धूप होते हैं, बच्चे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कुल का दीपक बुढ़ापे की लाठी जाने कैसे ख्वाब सजा लेते हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो इसीलिए माँ बाप अपना वर्तमान जला देते हैं। क्या बात है वाह वाह भाई, बहुत अच्छा। माँ बाप अपना वर्तमान जला देते हैं कि चेहरा चेहरा खिला खिला था, मित्र आज बरसों बाद मिला था, उसके ठाठ बाट देखकर कई विचार जागे मेरे खोपड़ी में, ऐसा लगा जैसे कृष्ण आए हो सुदामा के झोपड़ी में। ऐसा लगा जैसे कृष्ण आए हो सुदामा के झोपड़ी में। मिलते ही बोला यार तू आ कभी नजदीक ही, मेरा बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, विदेशी बैंकों में लॉकर है, सुंदर सी पत्नी है, फूल से बच्चे हैं, यह सारी बातें वो कह गया एक ही दम में। मैंने उससे पूछा माँ पिताजी कहाँ हैं? वो बोला वृद्धाश्रम में। क्या बात है। मैंने कहा दोस्त धन दौलत तो साथ में घड़ी 2 घड़ी होती है, मगर याद रख जिस घर में माँ बाप होते हैं वो जगह जन्नत से भी ज्यादा बड़ी होती है। वाह वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया ढंग से मनोज ने कविता सुनाई। और सबसे बड़ी चीज ये है मनोज, जो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, और यही इस देश की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक भी है मनोज, आपकी मातृभाषा तमिल है, आप रहते महाराष्ट्र अमरावती में है, वहाँ आपने पढ़ाई की, हिंदी में कविताएं लिखते हैं, और यही इस देश की सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। तमाम भाषाएं मिलकर हिंदुस्तान बनती हैं, और अमरावती के मनोज मद्रासी जब हिंदी में कविता सुनाते हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। मनोज, आज से तुम सिर्फ अमरावती के नहीं सारे देश के हो जाओगे जब हम तुम्हें छुपा रुस्तम का एक स्मृति चिन्ह यहाँ प्रदान करेंगे। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है। उर्दू में आगाज कहते हैं शुरुआत को। मनोज, आज छुपे रुस्तम के रूप में तुम्हारा आगाज हुआ है, और अब शिखर पे होगा तुम्हारा अंजाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। और वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि नाम क्या है भाई, आप इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं जिसकी हद नहीं। कैसी भी सिचुएशन हो, वाह वाह क्या बात है देखना भूलते नहीं है लोग, चाहे शनिवार हो रविवार हो। और इस वाह वाह क्या बात है देखने के बाद ये हुआ है कि हर शहर, हर गली, हर नगर, हर घर में कवि हो गए। किस तरह से? इस तरह से। एक बात मैंने समझ में आई नहीं और मम्मी ने भी समझाई नहीं, मैं कैसे मीठा बोलूं जब मैंने कोई मीठी चीज़ खाई नहीं। इश्क का जिसको ख्वाब आ जाता है, वक्त समझो खराब आ जाता है, महबूब जिंदगी के आए ना आए, तारे गिन गिन के हिसाब आ जाता है। वो मुझसे बोली जीना सिर्फ मेरे लिए है, जीना सिर्फ मेरे लिए है। मैंने कहा ठीक है, तू जीने से चढ़, मैं लिफ्ट से आता हूँ। पलकों पे अपनी बिठाया है तुम्हें, बड़ी दुआओं के साथ पाया है तुम्हें, इतनी आसानी से नहीं मिले हो तुम, अफ्रीका के जंगलों से चुराया है तुम्हें। क्या बात है। ये हमारा आम आदमी जो देश के हर घर में इन दिनों कविताएं करने लगा है, और वाह वाह क्या बात है का प्रभाव है। और आपको क्या लगता है कि वाह वाह क्या बात है या हिंदी कविता, उर्दू शायरी सिर्फ उसी जगह पे प्रसिद्ध है जहाँ हिंदी और उर्दू बोली जाती है? ऐसा नहीं है। देश के सुदूर क्षेत्रों में भी जहाँ पे शायद हिंदी उर्दू की पहुँच थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है, वहाँ भी वाह वाह क्या बात है कि फैंस इस तादाद में हैं जिन्हें देख के मुझे भी आश्चर्य हुआ। पिछले दिनों मैं गुवाहाटी में था
और गुवाहाटी के अंदर जब मैंने वाह वाह क्या बात है का फ़ैन क्लब देखा और फ़ैन क्लब के अध्यक्ष जब वहाँ मिलने आए तो मैं अचंभित हो गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई हमारी पहुँच वाह वाह क्या बात है कि घर घर में इस कदर हो गई है। और बड़ी खुशी की बात है कि वाह वाह क्या बात है फ़ैन क्लब के गुवाहाटी के अध्यक्ष राजकुमार रिंगानिया आज हमारे बीच में है और वो हमारे बीच यहाँ आना चाहते हैं। ज़रा जोरदार स्वागत है राजकुमार आपका। इतनी दूर से आप आए हैं, किस बात ने प्रेरित किया राजकुमार आपको यहाँ आने के लिए? सबसे पहले शैलेश भैया मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज इस मंच पे आने का मौका मिला है और 2 शब्दों में आपको 2 लाइनों में कहना चाहूँगा जी। राजस्थान की आन बान और शान हो तुम और हम राजस्थान भाइयों के लिए गौरव हो और सम्मान हो तुम। अरे क्या बात है। इसी के साथ सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं पूरे आसाम वासियों की तरफ से इस जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी बिहू का हमारा त्यौहार है, बिहू पर्व, और एक जो हम जिसको हमारे आसाम का प्रतीक है फूलों गमछा और झांपी, मैं चाहता हूँ शैलेश भैया आपका और नेहा जी आपका मैं उससे सम्मान करूँ जिससे हम आसाम वासी अपने आप को पूरा सम्मानित समझेंगे। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, 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 बाबा क्या बात है। राजकुमार रिंगानिया जी ने आसाम की ओर से वाह वाह क्या बात है के मंच को सम्मानित किया और यकीन मानिए ये सम्मान जो है ये हिंदी कविता का, उर्दू शायरी का और हमारी संस्कृति का सम्मान है। बेशक। इस झांपी की और आपने जो सम्मान की पगड़ी हमें पहनाई है उसकी लाज रखते हुए वाह वाह क्या बात है का उद्देश्य क्या है, जो दुष्यंत कुमार अपने 2 शेरों में कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह वाह क्या बात है।